नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। जनशोध के स्पेशल कार्यक्रम हस्ती में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजनेता की जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं, इतने कार्यक्रम चलाए कि वो मामा के रूप में विख्यात हो गए। अपनी शुरुआती राजनीति संघर्षों से प्रारंभ करने वाले एक ऐसे नेता जिन्होंने इतनी यात्राएं की जिसकी वजह से उन्हें पैदल भैया के नाम से भी जाना जाने लगा। साधारण से दिखने वाले, सामान्य परिस्थितियों के सामान्य आम आदमी की तरीके से दिखने वाले एक बहुत ही चतुर और मंझे हुए राजनीतिक की, जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान का जन्म किरार समाज में हुआ था। भोपाल, जो उस समय तहसील हुआ करता था, जो आज राजधानी है, और वह सीहोर जिले में आता था, उसके एक छोटे से गांव जैत में प्रेम सिंह चौहान के यहाँ जन्म हुआ शिवराज सिंह चौहान का। माँ का नाम सुंदरबाई था। 13 साल की उम्र से ही शिवराज सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा में जाने लगे। शिवराज सिंह चौहान 1975 में 16 साल की उम्र में ही मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। 1977 में वे आरएसएस में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और वे एक संघ के अच्छे स्वयंसेवक बनकर उभरे। 1978 में वे विद्यार्थी परिषद में एबीवीपी में महासचिव चुने गए, संयुक्त सचिव चुने गए और 1980 में वे महासचिव चुने गए। 1982 में वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने और 1984 में युवा मोर्चा में शामिल होकर उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई। बीजेपी के साथ उनकी एक नई पारी की शुरुआत हुई। संगठन की अपनी क्षमता और विशेष शैली के कारण वो शीघ्र ही युवा मोर्चा में संयुक्त सचिव बन गए और शीघ्र ही 1988 में वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बना दिए गए। 1991 में वे विदिशा से लोकसभा के लिए चुन के आए। ये वो दौर था जिस समय अटल जी ने इस सीट को छोड़ दिया था और इस सीट के लिए किसी सुरक्षित व्यक्ति की ज़रूरत थी। शिवराज सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र की सांसद के रूप में भारतीय संसद में प्रवेश किया। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए वो फिर चुने गए और इस बार वो शहरी और ग्रामीण समिति के सदस्य भी मनोनीत किए गए। वो संविधान समिति के भी सदस्य मनोनीत किए गए। उन्हें साथ ही संगठन का भी काम दिया गया। भाजपा के मध्य प्रदेश के भी जनरल सेक्रेटरी भी बनाए गए। 1998 में वे पुनः विदिशा से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए और इस समय वे पुनः शहरी और ग्रामीण
समिति के सदस्य रहे। साथ ही इस समय बनने वाली रोजगार की उप समिति के भी वो सदस्य चुने गए। इसमें उन्होंने बहुत बेहतर काम करके भी दिखाया। हालांकि 1999 में पुनः चुनाव होने की वजह से वे बहुत विशेष काम इस क्षेत्र में नहीं कर पाए। वे चौथी बार लोकसभा के लिए 13वीं लोकसभा के लिए तब चुने गए जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट एक वोट की वजह से गिर गई और देश में मध्यावधि चुनाव का दौर आ गया। विदिशा की अपनी चिरपरिचित लोकसभा सीट से वो पुनः जीतकर भारत की संसद में गए। इस समय उन्हें कृषि समिति का सदस्य बनाया गया, जिसमें उन्होंने उल्लेखनीय काम किया। 1999 से लेकर 2000 तक वे समिति के सदस्य रहे और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतर काम करके बताया। इसी वर्ष 2000 में उन्हें युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया। अब दौर आता है 2003 का। दिसंबर 2003 में मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं। उमा भारती को इसकी कमान सौंपी जाती है भाजपा की ओर से और उमा भारती अपने तेज तर्रार रवैये और संगठनात्मक क्षमता के बल पर ये चुनाव भाजपा को जिता ले जाती है। इसी चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह के खिलाफ राघोगढ़ से उतारा जाता है। हालांकि वे चुनाव हार जाते हैं। वे इसके बाद 14वीं लोकसभा के लिए विदिशा से ही चुने जाते हैं। वे इस समय 2,60,000 की ऐतिहासिक मार्जिन से जीतकर चुने जाते हैं। उनके कृषि क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ को देखते हुए उन्हें पुनः कृषि समिति का सदस्य बनाया जाता है और वो भाजपा के सचिव, राष्ट्रीय सचिव बने रहते हैं। उन्हें भाजपा की संसदीय समिति का भी सचिव बनाया जाता है। इस बीच मध्य प्रदेश में बहुत उथल पुथल चलती रहती है। उमा भारती को एक विशेष अदालती कार्रवाई की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। वो बाबूलाल गौर को अपना प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर उस केस का सामना करने के लिए जाती हैं, मगर बाबूलाल गौर फिर इस सीट से नहीं उतरते हैं। जैसे तैसे गवर्नमेंट चल रही होती है, मगर इसके खींचतान चरम पर पहुंच जाती है और केंद्रीय संगठन को ये लगने लगता है कि अगर इसे संभाला नहीं गया तो शायद मध्य प्रदेश की सत्ता भी संगठन के हाथ से जा सकती है। कई दौर की बातचीत होती है। दोनों ही गुट, उमा भारती गुट और शिवराज सिंह गुट और बाबूलाल गौर का गुट, सभी गुट से अलग अलग कई दौर की चर्चाएं की जाती हैं। अंत में सहमति शिवराज सिंह चौहान पर बनती है। हालांकि उमा भारती इस फैसले का मीटिंग में भी विरोध करती हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और वो लगभग चिल्लाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। अब शिवराज सिंह बुधनी से चुनाव लड़ते हैं। बाई इलेक्शन उनके लिए कंडक्ट होता है और वो वहाँ से लगभग 36,000 वोट से जीत जाते हैं। अब
2008 का दौर आता है। इसमें शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। चूँकि इससे पहले का चुनाव तो उमा भारती के करिश्मे की वजह से जीता जाता है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सत्ता को उखाड़ फेंकने का अगर श्रेय किसी को है तो उमा भारती को जाता है। अब मगर शिवराज सिंह इस सरकार का नेतृत्व करते हैं और चुनाव में उतरते हैं। वे तो बुधनी से चुनाव लड़ते हैं और 41,000 से मतों से वो जीतते हैं। साथ ही वो अपने दम पर सरकार भी बना ले जाते हैं। इस बार सत्ता में आते ही शिवराज सिंह चौहान बहुत सी सामाजिक योजनाओं की शुरुआत करते हैं, जिसमें से बहुत सी महिलाएं केंद्रित योजनाएं होती हैं, जिसके कारण से उन्हें मामा कहा जाने लगता है। इन योजनाओं का असर भी ग्राउंड लेवल पर दिखता है और इससे भाजपा की ओर भी रुझान आम वोटर्स का और खासकर महिला वोटर का होता है। दौर आता है 2013 का। 8 दिसंबर 2013 को शिवराज सिंह चौहान फिर बुधनी से लगभग 84,805 वोटों से जीतते हैं। मध्य प्रदेश में फिर उनके नेतृत्व में भाजपा अपना परचम लहराती है और वे इस चुनाव को अपनी दमखम पर जिता ले जाते हैं। इस दौर में वे फिर पूरे ताकत से सभी वर्ग को केंद्रित कर योजनाओं का विस्तार करते हैं। किसान हो और महिला हो और आदिवासियों के लिए वो अलग अलग तरीके से योजनाएं लाते हैं। जहां महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना, प्रसव योजना और अनेक प्रकार की योजनाएं वो लेकर आते हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से भी वो बहुत सी योजनाएं महिलाओं के लिए केंद्रित ऐसी योजनाएं लेके आते हैं। वहीं किसानों के लिए वो सिंचाई के रकबे को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही किसानों को एक जन कल्याण योजना के तहत कुछ राशियां देने का वो किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करते हैं। इसके अलावा भी उर्वरक देने में और अनेक तरीके की सब्सिडी देने में वो अपने प्रयासों को तेज करते हैं। मगर ये दौर उनके लिए कठिन होता है। दिल्ली का दरबार बदल चुका होता है और राजनीति का दौर भी एक नए दिशा और दशा की ओर बढ़ रहा होता है। साल आता है 2018। 12 दिसंबर 2018 शिवराज सिंह चौहान बुधनी से तो चुनाव जीत जाते हैं, मगर राज्य में भाजपा अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाती। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है। कमलनाथ सत्ता में आने के बाद में बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग की, समाजवाद की जो शिवराज सिंह सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उसे वो बंद कर देते हैं। जैसे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए तीर्थ दर्शन योजना और जो विवाह के लिए है जो योजना उन्होंने चालू की थी वो भी वो बंद कर देते हैं।
हालांकि इसका दुर्विरोध भी बीजेपी की ओर से, शिवराज सिंह की ओर से कुछ बहुत विशेष दिखाई नहीं देता है। हालांकि ये मध्य प्रदेश में अक्सर कानाफूसी राजनीतिक हलकों में होती रहती है कि शिवराज और कमलनाथ के बीच में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि न शिवराज खुलकर कमलनाथ का विरोध करते हैं, न कमलनाथ शिवराज सिंह का खुलकर विरोध करते हैं। सत्य क्या है ये तो वे ही जानते होंगे, मगर अक्सर मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की सत्ता को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपनी तरीके से चलाने लगते हैं, जहां पर सिंधिया अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। 23 मार्च 2020 को सिंधिया के नेतृत्व में सिंधिया के समर्थक कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और मध्य प्रदेश में पुनः शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन जाती है। एक ऐसी घटना जिसने शिवराज को एक्चुअल में राजनेता शिवराज बना दिया, 1988 की घटना है, जब उन्होंने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा और बताया कि इसमें 40,000 लोग आए, मगर आए 1 लाख लोग। इस आंदोलन ने शिवराज को शिवराज बना दिया और राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक शख्सियत बना दिया। अगर किसी मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सबसे अधिक योजनाएं बनाई हैं तो शायद वो शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई और नहीं हो सकता। गांव की बेटी योजना, जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, उषा किरण योजना, तेजस्विनी योजना और मातृत्व अवकाश योजना और अभी वर्तमान में लाडली बहन योजना। अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए शायद देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो जिसने इतनी योजनाएं लागू किया हो। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक बेहतर राज्य बनाने में मेहनत की है, इसे नकारा तो नहीं जा सकता, मगर इसके साथ ही उनके साथ कई तरीके की विवाद भी चलते रहे। पहला विवाद उनके लिए जो आया वो डंपर घोटाले के रूप में था। एक वकील रमेश साहू के एक याचिका पर भोपाल हाई कोर्ट ने आदेश दिया, इस पूरे प्रकरण की जांच की आदेश दिया। क्या था प्रकरण? साधना सिंह के नाम से 4 डंपर लिए गए थे, जिसे एक सीमेंट फैक्ट्री को किराए से दे दिया गया था। इसकी बाकायदा जांच की गई। 2011 में इन्हें इससे बरी कर दिया गया। 2009 में इंदौर के एक डॉक्टर आनंद राय ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका में यह आरोप था कि मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से फर्जी प्रवेश चिकित्सीय मेडिकल संस्थानों में किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने एसटीएफ का गठन किया, उसने अपनी छानबीन प्रारंभ की, मगर इस पर कांग्रेस की ओर से और अधिक हो हल्ला होने पर इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। हालांकि 2017 में उन्हें सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट मिल गई। विपक्ष का ये भी कहना था, चूँकि केंद्र में
भाजपा ही सरकार है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट मिल गई है। 2017 शिवराज सिंह चौहान के लिए खुशियों और उलझनों का दौर रहा, जहां उन्हें सीबीआई ने व्यापम घोटाले से मुक्त किया, तो वहीं एक घटना किसानों के आंदोलन की मंदसौर में हो गई। मंदसौर में शांतिपूर्ण किसानों का आंदोलन हो रहा था, अचानक उसने उग्र रूप धारण कर लिया। वो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने लगे, बदले में पुलिस को गोली चलानी पड़ी और 5 किसानों की मौत हो गई। मौत पर राजनीति गर्मा गई। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की और विपक्षी पार्टियों की ओर से आंदोलन खड़ा किया गया, मगर राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी शिवराज सिंह चौहान जो काम विपक्ष को करना था वो खुद करने बैठ गए और खुद ही उपवास पर बैठ गए। कैबिनेट के कई मंत्रियों ने उन्हें उपवास तोड़ने की सलाह दी, मगर वो नहीं माने। उसके बाद में किसी तरह उन्हें उपवास तोड़ने के लिए मनाया गया और इस तरीके से व्यापम के घोटाले से अधिक मुख्यमंत्री के उपवास की चर्चा हो गई और यह प्रकरण कमोबेश मीडिया में तो कम से कम शांत हो गया। एक ऐसा नेता जिसने सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए भी अच्छे राजनीतिकों को मात दी, ऐसे शिवराज सिंह चौहान के किस्से आप सुन रहे थे। इसी तरीके की न्यूज़ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जनस्रोत। नमस्कार।